आज हम देखेंगे हिस्टेक्टमी। यानी कि जो भी व्यूवर्स इसे देख रहे हैं, हिस्टेक्टमी का मतलब क्या होता है आज हम ये देखेंगे। और अगर ये कर दी जाती, ये वाला ऑपरेशन जो होता है वो लेडीज़ में किया जाता है, जिसमें कि उनकी बच्चेदानी को क्या कर दिया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये बच्चेदानी होती है, ये अंडाशय है यानी कि ओवरी है, और ये पूरा उसका पार्ट है बच्चेदानी का, ठीक है, यानी कि यूट्रस का। तो किसे क्या बोलते हैं, किसे क्या बोलते हैं, ये सब हम आगे स्लाइड में देखेंगे। तो इसको निकलवाने के बाद क्या परेशानियां होती, क्यों निकालना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा अच्छी सर्जरी क्या होगी, यही आज हम देखेंगे। तो हिस्टेक्टमी क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है जिसमें कि यूट्रस को क्या कर दिया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक है, यानी कि उसके जो बॉडी से उसको आउट कर दिया जाता है। तो हिस्टेक्टमी के बाद क्या होगा, वुमेन को पीरियड्स नहीं होंगे, यानी कि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो स्टॉप हो जाएगा, और वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और यूट्रस जो होता है एक कॉमन ट्रीटमेंट होता है किस चीज़ के लिए, वुमेन की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जब कभी उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि वुमेन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जो प्रजनन ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उसमें जब कोई परेशानी आ जाती किसी तरीके से, वो किसी भी डिजीज़ कंडीशन से प्रभावित हो रहे होते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए फिर वो एक सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट होता है वो हिस्टेक्टमी ही है, ठीक है। तो कम से कम जो अबाउट 500,000 जो हिस्टेक्टमीज होती हैं वो ईच ईयर, हर साल जो होती है यूएस में परफॉर्म की जाती हैं। यानी कि जो 5 लाख हिस्टेक्टमी लगभग लगभग जो है, कम से कम 5 लाख हिस्टेक्टमी हर साल यूएस में की जाती है, ठीक है। और ये जो होती सेकेंड मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर होता है वुमेन के लिए आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। यानी कि सबसे पहले तो सी सेक्शन होता है, यानी कि जो सी सेक्शन कोई बीमारी नहीं होती है, आपको पता ही है, ये एक डिलीवरी मतलब ऑपरेशन के द्वारा बेबी को आउट करना होता है, डिलीवर करवाना होता है, उसी को सी सेक्शन बोलते हैं शॉर्ट में। वैसे सिजेरियन सेक्शन भी बोलते हैं, एलएससीएस भी बोलते हैं। तो ये सबसे पहला तो सर्जरी ये होती है वुमेन की, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी मोस्ट कॉमन सर्जरी होती है वो हिस्टेक्टमी ही होती है, ठीक है। मोस्ट जो हिस्टेक्टमीज आर परफॉर्म बिटवीन द एज ऑफ 40 एंड 50, यानी कि ज़्यादातर जो हिस्टेक्टमीज होती हैं वो 40 और 50 के बीच में की जाती हैं, ठीक है। और अब आप देख लीजिए हिस्टेक्टमी क्या होती है, ये तो आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। उसके बाद आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में भी आता है कि हिस्टेक्टमी क्या होती है। एक हिस्टेक्टमी रिमूवल ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस को हटाना, एंड उसके साथ साथ अटैच सर्विस, यानी कि यूट्रस और उसके साथ जो अटैच रहती है सर्विस, उसको हटाना होता है बाय द ऑपरेशन, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन। और ये जो होती द टाइप ऑफ हिस्टेक्टमी यू हैव विल डिपेंड ऑन द रीज़न ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये जो अब किस टाइप की हिस्टेक्टमी करनी है, अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ हिस्टेक्टमी में। तो वो डिपेंड करता है कि वो आपकी जो हिस्टेक्टमी की जा रही है, किसी भी लेडी की जा रही है, तो उसको किस रीज़न से की जा रही है, क्या कारण है कि उसको हिस्टेक्टमी करवानी पड़ रही है, और किस रीज़न क्या ट्रीटमेंट लेना है, तो उस पर निर्भर करता है कि आपको किस टाइप की हिस्टेक्टमी करवानी है। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स होते हैं अब हिस्टेक्टमीज के। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ हिस्टेक्टमी, बहुत सारे टाइप की हिस्टेक्टमीज होती हैं। तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, जिसकी भी हिस्टेक्टमी करवानी है उससे डिस्कस करेंगे, उसके रिस्क फैक्टर बताएंगे, उसके बेनिफिट बताएंगे, यानी कि लाभ हानि सब बताएंगे उसको, और उसके भी उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट भी बताएंगे। उसके बाद जो परेशानियां निकल के आती हैं वो भी उसको बताएंगे, जो दुष्प्रभाव होते हैं उस ऑपरेशन के, यानी कि उस प्रोसीजर के, वो भी सारा कुछ बता के तब वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस तरीके की हिस्टेक्टमी करवानी है वुमेन की, ठीक है। यानी कि जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। और ये एक इट्स इंपॉर्टेंट टू आस्क योर डॉक्टर इफ़ रिमूवल ऑफ द ओवरीज एंड फिलोपाइन ट्यूब ड्यूरिंग द हिस्टेक्टमी इज रिकमेंडेड, ठीक है। तो अपने डॉक्टर से ये भी ज़रूर से पूछना चाहिए कि जब हिस्टेक्टमी करेंगे तो उसके साथ साथ ओवरी और फिलोपाइन ट्यूब भी क्या उसमें हट उसको निकालनी पड़ेगी, उसकी सलाह दी जाती है। तो ये भी हिस्टेक्टमी के ही टाइप में आता है, तो इसके बारे में भी उनसे बात कर लेनी चाहिए, डिस्कस कर लेनी चाहिए। अगर इसका कोई यूज़ नहीं है तो इसको भी डॉक्टर के सजेशन से आउट करवाने के लिए डॉक्टर बता देंगे कि निकालना है या नहीं निकालना है। कभी कभी क्या होता है, एक ओवरी छोड़ देते हैं ताकि क्या हो, हार्मोन बैलेंस होता रहे, हार्मोनल बैलेंस, ठीक है।
तो इस या कभी कभी ओवरी छोड़ देते हैं, सिर्फ ये यूट्रस निकाल देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि रीज़न किस रीज़न से निकाली जा रही, कहाँ तक उसकी प्रॉब्लम है, उस पर डिपेंड करेगा कि हिस्टेक्टमी किस टाइप की करनी है। ठीक है, अब टाइप ऑफ हिस्टेक्टमी में आता है सबसे पहले टोटल हिस्टेक्टमी। टोटल हिस्टेक्टमी में क्या कर देते हैं, पूरा जो यूट्रस होता है उसको रिमूव कर देते हैं, किसके साथ, सर्विक्स के साथ। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्जरी होती है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए आप, जिसमें कि टोटल हिस्टेक्टमी में क्या कर दिया जाएगा कि जो ये जो यूट्रस है, पूरा यूट्रस जो होता है, और ये सर्विक्स है, तो सर्विक्स और यूट्रस पूरा का पूरा क्या कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। तो ये होगी आपकी टोटल हिस्टेक्टमी। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हिस्टेक्टमी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा यही की जाती है। उसके बाद है पार्शियल हिस्टेक्टमी, जैसे इसके नाम से ही लग रहा कि कुछ पार्ट उसका निकाला जाएगा, तो इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेक्टमी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, रिमूव ओनली द यूट्रस, यूट्रस रिमूव किया जाएगा केवल, लिविंग बिहाइंड द सर्विक्स, और रिसर्च ऑनगोइंग अबाउट द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ द लिविंग द सर्विक्स इंटैक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया जाएगा पार्शियल में, केवल यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सिर्फ अभी यूट्रस की बॉडी निकाली गई है, फंडस हो गया और थोड़ा सा पार्ट नीचे, और ये सर्विस को छोड़ दिया जाएगा। तो अभी इसमें रिसर्च चल रही है कि भाई अब ये सर्विस को छोड़ के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो इसमें अभी रिसर्च ऑनगोइंग है। ठीक है, फिर है रेडिकल हिस्टेक्टमी। तो रेडिकल हिस्टेक्टमी में क्या कर दिया जाता है, पूरा का पूरा यूट्रस, सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ द वजाइना जो होती है वो रिमूव कर दी जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर कैंसर है तो उसका पूरा का पूरा रेडिकल हिस्टेक्टमी कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेडिकल हिस्टेक्टमी में क्या होता है, पूरा का पूरा उसका ये देख लीजिए आप, सभी कुछ पार्ट इसके निकाल दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए वो सर्विक्स भी निकाल दिया गया है, ये यूट्रस भी निकाल दिया, सर्विक्स भी निकाल दिया, साथ में इसके पूरे जो साथ के जो ऑर्गन है, चाहे वो ओवरी, फिलोपाइन ट्यूब, सब निकाल दी गई है। और साथ में क्या किया गया है, जो अपर पार्ट ऑफ द जो वजाइना है उसको भी इसमें आउट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो डेड जो हेल्दी टिश्यूज़ में जो कैंसर के जो सेल होते हैं वो हेल्दी टिश्यूज़ को वो ना कर पाए, वहाँ तक वो स्प्रेड ना हो, इसलिए ये एक्शन लिया जाता है। उसके बाद है हाउ लॉन्ग डज हिस्टेक्टमी सर्जरी टेक। अब इसमें यह है कि ये सर्जरी जो होती है कितना समय लगाती है, तो 1 to 4 आवर्स का टाइम इसमें लगता है सर्जरी में करने में। ठीक है, एक घंटे में भी हो सकती है और 1 से 4 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ द सर्जरी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द प्रोसीजर। अब कितना लंबा सर्जरी चलेगा, कितना टाइम लेगा, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की सर्जरी करवा रहे हैं, डॉक्टर कैसे किस टाइप की सर्जरी के लिए वो आपको चूज़ किया हुआ है, हाउ इट परफॉर्म, और वो किस तरीके की सर्जरी कर रहे हैं और कैसे उसको परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि किस टाइप से कर रहे हैं, एब्डोमेन के थ्रू, वजाइना के थ्रू या लेप्रोस्कोपिक, तो ये डिपेंड करेगा। और ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो यूट्रस की प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है, उसी के टाइप पे वो ऑपरेशन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और उसी से फिर उनका टाइम भी बढ़ता भी है, और टाइम से 1 to 4 आवर्स के अंदर भी जल्दी भी हो सकता है। अब कॉजेज़ ऑफ क्या होते हैं हिस्टेक्टमी के, देयर आर वेराइटी ऑफ डिजीज़, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ कंडीशन, बहुत सारी ऐसे रीजंस होते हैं, बहुत ऐसे कारण होते हैं जो डॉक्टर क्या करते हैं हिस्टेक्टमी के लिए बताते हैं कि अब आपको अपना यूट्रस निकलवा लेना चाहिए। जिसमें क्या क्या हो सकता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है मेंस्ट्रुअल पीरियड में, यानी कि जो प्री मीनोपॉजल एज होती है या मीनोपॉज में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही तब ये बताएंगे, या फिर मायोसिस हो रहा है। मायोसिस का मतलब होता है कि जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है जिसको कि एंड्रोमेट्रियल टिश्यू बोलते हैं, वो क्या होता है, ग्रो हो जाते हैं किस पे, जो यूट्रस की जो मसल्स होती है मस्कुलर वॉल पे, जो वो ज़्यादा ग्रो होने, एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, तो दिस कैन कॉज द यूट्रस इनलार्ज, जिसके वजह से यूट्रस क्या हो जाता है, अपने साइज से इनलार्ज होगा और वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कॉज करेगा। ठीक है, तो इसके वजह से भी ये हिस्टेक्टमी को बताया जाता है कि इसलिए करें। और डिस्मेनोरिया होता है, यानी कि जब मेंसेस होती है बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और वो सहन से बाहर होती है, और एज भी उसकी क्या हो जाती है, अब हिस्टेक्टमी के लायक हो सकती, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो वो डॉक्टर उसको फिर सजेस्ट करेंगे कि इसको निकलवा लें यूट्रस को। फिर है एंड्रोमेट्रियोसिस। एंड्रोमेट्रियोसिस भी ऐसा होता है कि एक डिजीज़ कंडीशन होती है जिसमें कि जो टिश्यू होते हैं सिमिलर टू लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ये जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसके जो सिमिलर उसी टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के बाहर भी जो टिश्यू होते हैं, जो यूट्रस की लाइनिंग के जो टिश्यू होते हैं वो यूट्रस के आउटसाइड भी
क्या होते हैं, ग्रो होने लगते हैं, ज़्यादा होने लगते हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है, सीवियर पेन होता है पेल्विस में, और क्या होता है उसमें प्रेगनेंसी को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। एक कारण ये भी होता है। एंड हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और जिसको कि मेनोरेजिया बोलते हैं, मेनोरेजिया बोलेंगे, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इरेगुलर होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है, तो उसको मेनोरेजिया बोलते हैं। तो वो वाली कंडीशन में भी पेशेंट जो होती है एनीमिक हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें भी हिस्टेक्टमी को बताया जाता है कि वो हिस्टेक्टमी कर ले, ये भी एक कारण होता है। फिर है कुछ गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं, यानी कि जिसमें कि कैंसर ऑफ यूट्रस हो सकता है, ओवरी का कैंसर हो सकता है, सर्विक्स का कैंसर हो सकता है, या फिर एंडोमेट्रियम का, यहीं कहीं पर भी अगर कैंसर है, गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स, तो उसके वजह से भी क्या किया जाता है, हिस्टेक्टमी को किया जाता है, ठीक है। फिर है हैवी प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जैसे कि मैंने बताया, दोबारा आ गया मैंने इसमें, इसके वजह से भी, मेनोरेजिया की वजह से भी किया जाता है। फिर है फाइब्रॉइड्स, यानी कि फाइब्रॉइड्स में भी क्या होता है, जो एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रो होने लगते हैं आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, उसकी वजह से भी ये सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। यूट्रस को बाहर निकाला जाता है। यूट्राइन प्रोलैप्स, एक कारण ये भी है यूट्राइन प्रोलैप्स का, जिसमें कि क्या होता है, कंबाइंड ब्लडर रिपेयर, विच में बी कंबाइन विथ ब्लडर रिपेयर। जो यूट्रस प्रोलैप्स होता है वो ब्लडर, इसके साथ साथ ब्लडर रिपेयर भी हुआ होगा, तो जो यूट्रस होता है वो बाहर नीचे की ओर को ज़्यादा निकलने लगता है, यानी कि अपनी जगह को छोड़ के वो बाहर की ओर को आने लगता है, तो यूट्राइन प्रोलैप्स बोलेंगे उसको। तो वो अपनी जगह छोड़ के नीचे की ओर को आएगा, डिसेंड होने लगेगा, तो उसको भी, उस कंडीशन में भी बोलते हैं कि हिस्टेक्टमी करवा लें। फिर है जेंडर अफर्मेशन, जेंडर अफर्मेशन फॉर द मेल हु आर ट्रांसजेंडर एंड पीपल हु आर नॉन बाइनरी। अब इसमें नॉन बाइनरी जो पीपल होते हैं और जो ये ट्रांसजेंडर्स पीपल्स होते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है, जब पता नहीं चलता कि जेंडर क्या है, कि मेल है कि फीमेल है, तो उसमें भी, उस कैटेगरी में भी क्या किया जाता है, हिस्टेक्टमी को किया जाता है। यानी कि पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, तो अननेसेसरी ऑर्गन को क्यों रखना है, तो इसके लिए भी ये किया जाता है। देन है टाइप्स ऑफ ऑपरेशन फॉर सर्जरी। अब किस टाइप का ऑपरेशन हिस्टेक्टमी में करेंगे, किस टाइप का ऑपरेशन हिस्टेक्टमी में करेंगे, यानी कि यूट्रस को किस टाइप के ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। तो एक तो है एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, यानी कि इसमें क्या किया जाएगा कि एब्डोमन में सर्जन जो होते हैं वो इंसिजन देते हैं, ठीक है। एब्डोमन में कट लगाएंगे और उसके बाद वो उसको, यानी कि स्टमक में, ठीक है। और जो वो कट होगा वो कैसा हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। हॉरिजेंटल का मतलब बिलो द अम्बलाइकस लाइन में, यानी कि जैसे अम्बलाइकस है तो नीचे उसके क्या करेंगे, इस तरीके के एक लंबा कट लगाएंगे, ठीक है। और इसी कट से जो होता है वो यूट्रस को बाहर निकालेंगे। और जो होता है वर्टिकल का मतलब हो गया कि जो ये सिम्फिसिस प्यूबिस से लेके अम्बलाइकस तक का उसका ऐसे करके इंसिजन लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे, यूट्रस को बाहर निकालेंगे। अब ये डिसाइड कब करते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि जो ये है साइज ऑफ द यूट्रस है, या फिर जो साइज उसकी जो डिजीज कंडीशन है वो किस तरीके की है, कितना बड़ा यूट्रस है, वो नॉर्मल उससे हो पाएगा कि नहीं आ पाएगा, इस तरीके से वो डिसाइड करेंगे सर्जरी को कि एब्डोमिनल सर्जरी करनी है या फिर किस टाइप की सर्जरी करनी है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा उसके साइज पे और डिजीज कंडीशन पे, ठीक है। उसके बाद है एब्डोमिनल सर्जरी के लिए क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि क्या रिक्वायरमेंट होती है। एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसको हॉस्पिटलाइजेशन किया जाएगा, 2 to 3 वीक्स डेज तक का उसका हॉस्पिटलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हो गया, उसके बाद उसे घर भी भेज सकते हैं, लेकिन 5 डेज तक का, जब तक, कभी कभी क्या होता है कि जब तक स्टिच रिमूव नहीं होती तब तक का पेशेंट घर नहीं भेजते, लेकिन कभी कभी 3 डेज में भी भेज देते हैं, भले ही वो जो उसके स्टिच होते हैं वो अब जो उसको स्टिच कटने के लिए बुलवाएंगे, या फिर वो डाइल्यूट होने वाले स्टिच होंगे, तो इसलिए उसको घर भी भेज सकते हैं 3 डेज के अंदर, ठीक है। और या फिर पूरा 1 वीक तक का या 5 डेज तक, जब तक स्टिच नहीं करती तब तक उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, ठीक है। और इंसिजन का साइज, अब इंसिजन का साइज कितना होगा, यानी कि कितना कट किया जाएगा, उसको कितना कट करेंगे, तो 6 to 12 इंचेस तक का जो होता है, 6 से लेकर 12 इंच तक का जो हॉरिजेंटल इंसिजन देंगे, जब इस तरीके का इंसिजन होगा 6 to 12 इंच तक होगा, और लॉन्गर फॉर वर्टिकल, और फिर वर्टिकल भी हो सकता है, तो इतना लंबा तक का इंसिजन उसको देना पड़ेगा, उसकी लेंथ होगी इतनी। और प्रोसीजर का टाइम
टाइम वही है 1 to 4 आवर्स तक का के बीच में ये हो जाएगा। और रिकवरी उसकी कैसे होगी एब्डोमिनल वाली हिस्टेक्टमी की, 6 to 12 वीक्स कम से कम लगेंगे उसको पूरी तरीके से सही होने में, ठीक है। डिपेंड करेगा कि इंसिजन का साइज़ कितना बड़ा लिया है और किस तरीके का उसका ऑपरेशन हुआ है, कितना बड़ा उसका यूट्रस था, किस तरीके की उसकी प्रॉब्लम थी, उस पर डिपेंड करता है उसकी रिकवरी, ठीक है। अब है लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक हिस्टेक्टमी। लेप्रोस्कोपिक का मतलब होता है इसमें मेन ये बहुत सारे केसेस जो होते हैं लेप्रोस्कोपी की तरह किए जाते हैं। हिस्टेक्टमी कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, बहुत मतलब इस तरीके से इंसिजन नहीं लगाया जा रहा। ये अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस में जो वर्टिकल है इस तरीके से लगेगा और यहाँ पे जो होता है ये इस तरीके से ट्रांसफर लगेगा, ठीक है, हॉरिजेंटल। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी इंसिजन नहीं लग रहा, ना इस तरीके से कट किया जा रहा ना इस तरीके से, बस यहाँ पे क्या किया जा रहा है, होल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हिस्टेक्टमी जो होती है बहुत ही कम इनसे इन्वेसिव तरीके से निकाली जाती है, यानी कि कट ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है इसमें। और इसको लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी जो होती है वो थ्रू दी सेवरल स्मॉल इंसिजन के द्वारा की जाती है, जैसे मैंने अभी दिखाया था एब्डोमेन में। और उसमें इसे क्या किया जाता है, मतलब बड़े इंसिजन के जगह में छोटे छोटे इंसिजन करके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इससे की जाती है, ठीक है। तो सर्जन क्या करते हैं उससे, ये जो इंसिजन लगाए मतलब छोटे छोटे जो होल किए थे, इससे क्या करेंगे, वो कट लगाए थे जो उससे वो इंडोस्कोप को जो होता है, एक उसके आगे क्या लिया होता है, जो कैमरा लगा होता है वीडियो कैमरा, तो वो एंडोस्कोप बोलते हैं उसको। तो उसको जो उस इंसिजन के थ्रू वो उसमें डालेंगे एब्डोमेन के अंदर उसके, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी के द्वारा उनको देखने को मिलेगा अंदर का पेल्विक ऑर्गन, जो वीडियो मॉनिटर करता है ना, जो ये डाला था एंडोस्कोप, इसमें क्या लगा हुआ था, वीडियो कैमरा लगा था, जिसकी वजह से वो अंदर पूरे पेल्विक ऑर्गन को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करेंगे उससे, द एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड विथ गैस। अब जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट डाला उससे वो गैस को क्या करेंगे, उसमें फिल करेंगे उसके स्पेस पे जहाँ पे ऑपरेशन होना है, ठीक है, एब्डोमेन में। तो वो क्या करेगा, जो क्रिएट अ स्पेस टू ऑपरेट इन, ताकि वो उससे क्या कर सके, आराम से ऑपरेशन करने के लिए उनको जगह मिल जाए, तो इसलिए उसमें गैस को फिल करेंगे एब्डोमेन में। फिर क्या करेंगे उसमें स्मॉल सर्जिकल टूल, यानी कि वही जो अभी आपने देखा था कि इस तरीके के जो स्टिक नुमा जो स्टिक की तरह जो टूल्स होते हैं, उस उन टूल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ऑपरेशन के लिए, उन इंसिजन से उसको अंदर इंसर्ट करेंगे। और यूट्रस को क्या करेंगे, या तो वो अगर छोटा यूट्रस से डिपेंड करता है किस तरीके का है, तो उसको पूरा का पूरा बाहर निकाल लेते हैं, या फिर उसको सेक्शन में कट करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप की जो सर्जरी होती है वो होती है रोबोटिक हिस्टेक्टमी भी बोलते हैं इसको। ये भी सेम उसी की तरह होती है, लेप्रोस्कोपी की तरह। इसमें भी जो होता है अनदर टाइप, इसमें भी बहुत ही कम इन्वेसिव यूट्रस रिमूव किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे इंसिजन लगा के यहाँ से क्या किया जाता है, कुछ डिवाइसेस होती है जिसको कि इंसर्ट किया जाता है और उसके द्वारा यूट्रस को देखा जाता है और रिमूव किया जाता है, जस्ट लाइक अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ठीक है। उसके बाद है ये दोनों सर्जरी के लिए, चाहे लेप्रोस्कोपिक हो रोबोटिक सर्जरी हो, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया में ही होगा ये भी। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब होता है पूरी तरीके से पेशेंट को बेहोश कर देना, उसमें पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उसकी सर्जरी हो रही है। या फिर स्पाइनल में भी कुछ लोग करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया देख के, जिसमें कि केवल कितना होता है, लोअर पार्ट जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता ड्यूरिंग कि उसकी कुछ सर्जरी की जा रही है। तो वो तब उसके बाद जब सर्जरी के कितने टाइम तक उसको दिया है, उसके बाद वो रिकवरी में आ जाता है नॉर्मल लाइफ उसमें सेंसेशन में, ठीक है। तो सेंसेशन वहाँ का लॉस भी हो जाता है स्पाइनल से। ज़्यादातर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है हॉस्पिटल में, उसको इसमें रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो होता है एक नाइट ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे या फिर उसको घर भेज देंगे, डिपेंड करता है कि उसका टाइप किस तरीके का ऑपरेशन हुआ था। फिर इंसिजन में इसमें 5 to 12 मिलीमीटर तक का इंसिजन कट लगाना पड़ता है। प्रोसीजर का टाइम वही है, 1 से लेकर 4 आवर्स तक लग सकते हैं और इसकी रिकवरी जो होती है 2 to 6 वीक्स में हो जाती है, यानी कि कम टाइम लेती है रिकवरी में। उसके बाद है हिस्टेरोस्कोपिक हिस्टेक्टमी। अब ये जो हिस्टेरोस्कोपिक हिस्टेक्टमी होती है इसको वजाइनल हिस्टेक्टमी भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होती है बहुत ही
कम इसमें इंसिजन लगाने की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही लीस्ट इन्वेसिव अप्रोच टू यूट्रस रिमूवल, यानी कि यूट्रस को वजाइना के थ्रू रिमूव किया जाता है, वजाइना में के थ्रू। इसमें बहुत ज़्यादा इंसिजन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यूट्रस जो होता है रिमूव थ्रू द इंसिजन एट द टॉप ऑफ द वजाइना, यानी कि एक इंसिजन लगेगा जो कि टॉप ऑफ द वजाइना, वजाइना के ऊपर एक इंसिजन लगेगा और वहीं से यूट्रस को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। डो और इसमें क्या क्या है, सो यू डोंट हैव एनी एब्डोमिनल सर्जरी इंसिजन, यानी कि इसमें क्या नहीं किया जाता है एब्डोमन में, यानी कि स्टमक में कोई भी, पेट में कोई भी चीरा नहीं लगाया जाता। आया समझ में। अब होता है फैक्टर ऑफ वजाइनल हिस्टेक्टमी। अब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि वजाइनल हिस्टेक्टमी के लिए ज़रूरी होता है, मतलब क्या ऐसे हैं जिसको कि हिस्टेक्टमी करानी पड़ेगी वजाइना के द्वारा, ठीक है। सेवरल फैक्टर्स में डिटरमाइन वेदर यू आर अ कैंडिडेट फॉर अ वजाइनल हिस्टेक्टमी, यानी कि बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं, जिस कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी वजाइनल हिस्टेक्टमी करनी पड़ सकती है, जिसमें कि क्या होंगे कि इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स दैट कुड प्रिवेंट वजाइनल एक्सेस टू द यूट्रस, ठीक है। कई ऐसे कारण निर्धारित किए कि आप यूनि हिस्टेक्टमी के लिए उम्मीदवार हैं या नहीं। ये डिपेंड करेगा कि मतलब आपकी जो आप कैंडिडेट हैं हिस्टेक्टमी के, तो आपकी वजाइनल हिस्टेक्टमी करनी है या नहीं करनी, वो उसके लिए बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं, जैसे कि अगर मतलब कि वजाइना जो होती है यूट्रस तक पहुंच पा रही है कि नहीं, वजाइना के द्वारा यूट्रस तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं इजीली, यानी कि कितना डिसेंट हुआ है, कितना नीचे आया है यूट्रस अपनी जगह से, उस पर डिपेंड करेगा कि वजाइना से आराम से यूट्रस तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लैक ऑफ यूट्राइन डिसेंट, कितना तक वो डिसेंट हुआ, कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है या फिर सीवियर फाइब्रॉइड्स है, नीड टू रिमूवल ऑफ द ओवरीज, या फिर उसको ओवरीज की निकालने की ज़रूरत है, फिलोपाइन निकालने की ज़रूरत है, या फिर कोई एडिशन भी बने, एडिशन मतलब स्कार, यहाँ पे कुछ चिपक जाते हैं ना, जैसे टिश्यू आपस में स्कार हो जाते हैं। और सर्जन का एक्सपीरियंस कैसा है, उसका अनुभव कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि वजाइनल हिस्टेक्टमी करनी है कि नहीं करनी है। अगर ये सब कुछ है कि अगर वजाइना से यूट्रस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये नहीं होगी वजाइना के द्वारा, ठीक है। अगर यूट्रस में जो है डिसेंट नहीं हुआ है, यूट्रस बहुत कम डिसेंट हुआ है, नीचे तक नहीं आया है, तो नहीं होगी। अगर उसको एंडोमेट्रियोसिस सीवियर है तो भी नहीं होगी, फाइब्रॉइड है तो भी नहीं होगी, ठीक है। अगर उसको ओवरी भी निकालनी है, ज़रूरत है उसकी ओवरी निकालने की और फिलोपाइन ट्यूब निकालने की, तो भी वजाइनल हिस्टेक्टमी नहीं होगी। अगर एडिशन है यानी कि स्कार पड़े हुए हैं तो भी नहीं होगी, ठीक है। और सर्जन का एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, अनुभव थोड़ा कम है, तो भी नहीं होगी, ठीक है। अब वजाइनल हिस्टेक्टमी के लिए क्या ज़रूरत हो सकती है, एनेस्थीजिया जनरल पड़ेगी, जनरल एनेस्थीजिया होना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन 1 और 2 नाइट, यानी कि 1 या 2 नाइट वो हॉस्पिटल में रहेगी पेशेंट। और इंसिजन जो होती कुछ नहीं दिया जाता है, सिर्फ वजाइना के ऊपर एक इंसिजन दिया जाता है, एब्डोमेन में बाहर से पता नहीं चलेगा उसको कि कोई इंसिजन है, एब्डोमेन में किसी भी तरीके का कट नहीं लगता है। इंसिजन का साइज, अब जब इंसिजन ही नहीं लगा रहे तो कोई कुछ भी नहीं होता है। प्रोसीजर का टाइम जो होता है 1 से 4 आवर्स इसमें भी लगते हैं। रिकवरी जो होती है 3 to 4 वीक होती है अगर इसकी हिस्टेक्टमी की जाए वजाइना के द्वारा, ठीक है। अब है हिस्टेक्टमी साइड इफेक्ट एंड रिस्क। अब इसके साइड इफेक्ट और रिस्क क्या होते हैं हिस्टेक्टमी के। इन जनरली अ सेफ प्रोसीजर, ये वैसे जनरली तो सेफ प्रोसीजर माना जाता है और इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, पेशेंट को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। एक्सलेंट सक्सेस है, और इसकी जो सक्सेस रेट होती है ये भी बहुत ज़्यादा एक्सलेंट होती है, सही होती है, ठीक है। और लेकिन फिर भी इसके साथ भी कुछ साइड इफ़ेक्ट और हो सकते हैं प्रोसीजर में, जिसमें कि अर्ली मेनोपॉज, यानी कि एज से पहले ही उसका मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है। सिम्टम जैसे कि हॉट फ्लैश होंगे उसके, अब जब अर्ली मेनोपॉज हो गया, मेनोपॉज का मतलब होता है मेंसेस का रुक जाना, ठीक है। अब मेंसेस हो नहीं पाएगी क्योंकि यूट्रस उसका आउट हो गया। तो जब एज से पहले मेनोपॉज हो जाएगा तो उसमें रजोवृत्ति जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो क्या होगा फिर उसमें हॉट फ्लैशेस होंगे उसको, यानी कि गरम एकदम से उसको लगेगा, गरम एकदम साइड इफ़ेक्ट होंगे उसमें, ठीक है। गर्मी होगी, मूड उसका चेंज होता रहेगा, इंसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगी। इफ़ ओवरीज आर रिमूव, अगर उसकी ओवरीज भी रिमूव कर दी है, क्योंकि अब उसकी हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएंगे ना, तो ये सारे प्रॉब्लम आएंगे। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो फिर उसको ब्लड चलाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और उसकी कुछ इंजरी हो सकती है एडिशन ऑर्गन में, यानी कि जो यूट्रस के आसपास के ऑर्गन होते हैं, चाहे ब्लडर हो चाहे रेक्टम हो, कुछ इनमें भी इंजरी हो सकती है, चाहे ब्लडर हो
इंटेस्टीन हो, यूरिटर हो, ब्लड वेसल्स हो, नर्व्स हो, तो उनमें इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, ठीक है, ड्यूरिंग दी सर्जरी। ब्लड क्लॉट हो, और जो ब्लड क्लॉट होगा लेग का और लंग्स का, वो ब्लड क्लॉट भी हो सकता है। ब्लड क्लॉट जो खून का थक्का बन जाता है ना वो। और स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, यानी कि जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उसमें जो टिश्यू होते हैं उसमें स्कार हो सकता है, ठीक है, निशान पड़ सकते हैं, यानी कि एक साथ वो स्मूथ नहीं रहेंगे। हर्निया हो सकता है उसको, ठीक है, अपनी जगह से जो ऑर्गन होते हैं वो बाहर आ सकते हैं, वहाँ पे कुछ पेन हो सकता है उसको। और क्या हो सकता है, रिएक्शन टू एनेस्थीजिया, एनेस्थीजिया का भी रिएक्शन हो सकता है, और साथ में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये क्या थे साइड इफेक्ट ऑफ हिस्टेक्टमी, ठीक है, और रिस्क फैक्टर, ठीक। अब हिस्टेक्टमी की रिकवरी क्या होती, कब होती है? आफ्टर हिस्टेक्टमी अवॉइड स्टेंजियस, ये जो स्ट्रेंथनेस जो करते हैं ना, ये एक्टिविटी जिसमें स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत होती है, हैवी लिफ्टिंग वगैरह, यानी कि ताकत वाली काम नहीं करने होते हैं, इंटरकोर्स नहीं करना होता है, हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी होती है, तो ये इसमें रिकवरी तब होगी इसकी, ठीक है, अच्छी से। तो डॉक्टर विल लेट यू नो व्हेन यू कैन रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटीज। तो ये डॉक्टर बताएगा कि कब आपको नॉर्मल एक्टिविटी करनी है, कितने टाइम बाद आपको चेक करने का। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, वर्क कब करेंगे, हैवी टाइप के एक्सरसाइज कब करनी है आपको, सेक्सुअल इंटरकोर्स कब करना है, ये डॉक्टर आपको बताएगा, ठीक है, जिसकी भी हिस्टेक्टमी हो चुकी है। और हिस्टेक्टमी फॉर द जनरल जेंडर अफर्मेशन, तो जेंडर अफर्मेशन के लिए भी हिस्टेक्टमी की जाती है, यानी कि उसकी पुष्टि के लिए कि अब ये किस जेंडर का बनेगा, ठीक है, पर्सन, यानी कि जो कोई मेल होते हैं जिसमें कि जो मेल ट्रांसजेंडर होते हैं ना, तो वो, और या फिर जो पीपल होते हैं जो कि नॉन बिनरी होते हैं, नॉन बाइनरी होते हैं, मतलब कि या तो मेल है कि फीमेल है, वो कंसिडर नहीं होता है। और कुछ मेल होते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं, अब उनका जो अंदर ये यूट्रस है उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसमें क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है हिस्टेक्टमी को, ठीक है। इसमें हिस्टेक्टमी भी हो सकती है, और सल्पिंगो एक्टमी हो सकती है, जिसमें कि रिमूवल ऑफ द फिलोपाइन ट्यूब किया जाता है। और इसमें क्या हो सकता है, उफ्रैक्टोमी हो सकती है, जिसमें कि ओवरी को रिमूव कर सकते हैं। और कम्बिनेशन ऑफ द दीज प्रोसेस, और सारे ही पूरा ही ऑर्गन को रिमूव कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ देयर जेंडर अफर्मेशन सर्जरी प्लान, ठीक है। तो ये उनकी लिंग पुष्टि जिसे कहते हैं ना कि किस जेंडर का बनना है, तो उसमें भी इसको, इस वाली ऑपरेशन को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अगर उसको मेल की ही तरह रहना है तो ये रखने का कोई मतलब नहीं है। यूट्रस तो सब कुछ बाहर निकालना होगा, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे वो उसकी फिलोपाइन ट्यूब हो, चाहे वो उसकी ओवरी हो, ठीक है। तो ये जेंडर अफर्मेशन सर्जरी के उसमें भी प्लान की जाती है, ठीक है। उसके बाद तो ये जो प्रोसीजर होता है, यू एंड योर डॉक्टर डिसाइड ऑन द डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर। ये जो प्रोसीजर होता है, यानी कि ये किस टाइप का ऑपरेशन करना है, ये डिपेंड कर, ये जो डॉक्टर और ये आपके द्वारा, यानी कि जिसके भी द्वारा है, वो डिसाइड करेंगे कि ये जो है इसको प्लान करना है। दीज में इंक्लूड द जनरल हेल्थ। अब इसमें क्या क्या देखा जाएगा, एक तो जनरल हेल्थ देखी जाएगी, पेशेंट कितना तक का सहन कर सकता है ऑपरेशन, एनेस्थीसिया है ना, उसका ब्लड प्रेशर कहता है, वाइटल उसके कैसे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और प्रेफरेंस रिगार्डिंग फर्टिलिटी, और उसकी जो फर्टिलिटी वाली जो फर्टिलिटी पे भी ये प्रेफरेंस करेगा, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बना रखा। प्रजनन क्षमता और गर्भ धारण करने की जैविक माता पिता बनने की क्षमता के बारे में आपकी प्राथमिकताएं शामिल हो सकती हैं। यानी कि एक तो जनरल हेल्थ हो गई, कितना सहन कर सकता, और फर्टिलिटी पे भी कितना तक का प्रेफर करेगा कि उसको फर्टिलिटी मतलब प्रेग्नेंट होना है या नहीं होना है। एबिलिटी टू कैरी प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी कैरी करने की कितनी एबिलिटी है। बिकम अ बायोलॉजिकल पेरेंट्स, और उसको बायोलॉजिकल पेरेंट्स बनने के लिए कितनी इच्छा है, या वो बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि हिस्टेक्टमी को करवाना है कि नहीं। और रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जो प्रजनन तकनीक विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपको क्या ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। जिसमें कि वो क्या क्या आ सकता है ऑप्शन में, एग फ्रीजिंग आ सकती है, और अदर वे टू रिटेन फर्टिलिटी। अब इसमें ये जो अगर इनको ऑपरेशन नहीं कराना है या ये कराना चाहते हैं, तो इसमें ये एग फ्रीजिंग का भी एक ऑप्शन वो बताएंगे, यानी कि जो
एज से पहले, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज में वो अपने एग को क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बाद में जब मर्जी वो उसको प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। द वे ऑफ द रिटर्न फर्टिलिटी, जिससे कि उनकी क्या हो सके, जो प्रजनन की जो क्षमता है वो दोबारा से रिटेन हो पाए। तो कुछ ट्रीटमेंट के लिए भी इस तरीके के प्रोसीजर को करवाते हैं। वो डिपेंड करेगा कि डॉक्टर बताएंगे कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है। अगर उनको ये सब होना है तो फिर हिस्टेक्टमी उनको नहीं बताई जाएगी कि हिस्टेक्टमी करें, कुछ और दूसरे तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू गाइज।